वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चा लोग, कैसा है? मजे में? एसएससी जेई निकल गया प्रिलिमिनरी, अब मेंस की है करनी तैयारी। ठीक है, तो हम करेंगे अब मेंस की तैयारी सॉइल मैकेनिक्स का। हम पीवाईक्यू अभी सॉल्व करवा रहे हैं आपको। सो अपने को क्या चाहिए? ये चाहिए आपसे, सब्सक्राइब करो। 50 के पहुंचानी है इस बार किसी भी तरह से। सो आई एम वर्किंग फॉर यू, यू वर्क फॉर मी। ओके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। चलिए चालू करते हैं। पहला वीडियो देख लिए होंगे मेंस वाला, ये सेकंड है, सेकंड सीरीज। देखो ये वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार पूछा है ना। अभी तक लगभग 6-7 बार पूछ चुका है एग्जाम में, एसएससी में। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के ऊपर लिखिए शॉर्ट नोट, है ना। यहाँ पे शॉर्ट नोट पूछा है, कभी कंप्लीट पूछता है, मतलब ओके 5 से लेके 20 नंबर तक ये क्वेश्चन का वेटेज है, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो इसके ऊपर हम प्रिपरेशन करते हैं। चलिए, क्या है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, एसपीटी। हम इसमें पेनिट्रेशन वैल्यू निकालते हैं, एन वैल्यू। ठीक है, कैसे करते हैं द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट? देखिए, इन एसपीटी द स्प्लिट स्पून सैंपलर इज ड्रिवन बाय इम्पैक्ट ऑफ हैमर अंडर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कंडीशन and we measure the number of blow required to achieve a standard amount of penetration। उसी को हम बोलते हैं n वैल्यू, है कि नहीं। आगे, the split spoon sampler is allowed to penetrate into soil by applying impact load कितना 65 kg having a free fall of कितना 75 centimeter। the sampler is allowed to penetrate for 150 mm depth but reading is not noted initially। ठीक है, हम 150 mm पेनिट्रेशन अलाउ करते हैं, लेकिन रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेनिट्रेशन में हम फिर रीडिंग नोट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्लो पर अगला अमाउंट पेनिट्रेट हुआ। ठीक है, देन द सैम्पलर इज अलाउड टू पेनिट्रेट फर्दर फॉर 300 mm and number of blow required to penetrate the sampler to this 300 mm is the SPT value, n वैल्यू। समझ में आया? अब इस n वैल्यू में कुछ करेक्शंस को भी अप्लाई किया जाता है। कितना mm का पेनिट्रेशन हो रहा है यहाँ पे? 300 mm। ये जो एसपीटी टेस्ट है, इसको हम कंडक्ट ही क्यों करते हैं? देखिए, आपका सॉल्यूशन वगैरह में नहीं दिया है ना, ये सब चीज आपको एक्स्ट्रा यहीं पे मिलेगा। इसको हम कंडक्ट करते हैं। पहला लिखिए, टू डिटरमाइन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन मतलब फाई का वैल्यू निकल जाएगा एसपीटी टेस्ट को यूज करके। ठीक है, दूसरा रिलेटिव डेंसिटी आईडी फॉर कोहेजनलेस सॉइल, ये भी निकल जाता है। तीसरा अलाउएबल बियरिंग प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट क्राइटेरिया, क्या निकल जाता? अलाउएबल बियरिंग प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट क्राइटेरिया, बियरिंग प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, और एक दूसरा क्या था, लिख लो इसको, सेटलमेंट क्राइटेरिया, ये निकल जाता है। तीसरा, चौथा क्या निकल जाता है? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? शियर क्राइटेरिया। चौथा क्या निकल जाएगा? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? शियर क्राइटेरिया, ये निकल जाएगा। पांचवा क्या निकल जाएगा? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले, है ना, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले या कोहेजिव सॉइल, ये निकल जाएगा। क्यू यू निकल जाएगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी लिख लो। ठीक है, क्यू यूसी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और क्या निकालने के लिए हम इसका यूज कर लेंगे? अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी, अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी, अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी, ध्यान रहेगा। इतना निकाल लेते हैं। ये जो टेस्ट किया जाता है 3 चरणों में किया जाता है। 150 150 150 mm का पेनिट्रेशन करवाया जाता है, जिसमें से पहला 150 mm पेनिट्रेशन का कितने नंबर ऑफ ब्लो के करस्पॉन्डिंग पेनिट्रेशन हुआ उसको हम रीड तो करते हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं, वो डेटा का कोई मतलब नहीं है हमारे कैलकुलेशन पर्पज से। सेकेंड और थर्ड
है ना, वो डेटा का हमको जरूरी है कि सेकंड 150 कितना में हुआ, थर्ड 150 कितना में हुआ, फिर जितना जितना में हुआ नंबर ऑफ लो ऐड कर देंगे तो वही तुम्हारा निकल जाता है एसपीटी वैल्यू। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। प्लस ये जो एसपीटी वैल्यू निकलती है इसमें फिर दो तरह का करेक्शंस हमको अप्लाई करना पड़ता है। अब वो करेक्शंस क्या है देखो। अब ओवरबर्डन करेक्शन पहला, द फॉलोइंग करेक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर एन वैल्यू। ठीक है, ये सब चीजें हमने सॉइल मैकेनिक्स के क्लास में पढ़ा रखे हैं बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, तो डायरेक्ट आप टाइम चूंकि का मैं लिखूंगा तो बहुत लिखना पड़ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिखा हुआ है तो यहीं से पढ़ लो। तो ओवरबर्डन करेक्शन पहला, टू ग्रैनुलर सॉइल हैव डिफरेंट कन्फाइनिंग प्रेशर। सही बात है, कन्फाइनिंग प्रेशर मतलब मान लो अलग अलग लेयर ऑफ सॉइल है, तो यहाँ कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स का सॉइल है, यहाँ कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक का सॉइल है, तो इसका कन्फाइनिंग प्रेशर अलग होगी, इसकी कन्फाइनिंग प्रेशर अलग होगी। तो टू ग्रैनुलर सॉइल हैव डिफरेंट कन्फाइनिंग प्रेशर एट वेरियस डेप्थ, डेप्थ भी अलग है, वेरी हो रहा है। द वन विथ हाइयर कन्फाइनिंग प्रेशर विल गिव हाई एन वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें कन्फाइनिंग प्रेशर ज्यादा है उसमें वो जो एसपीटी तुम्हारा सैंपलर है ना, उसको उसमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्लो मारना होगा तब जाके वो पेनिट्रेट करेगा ना बाबा, है ना। तो जिसमें कन्फाइनिंग प्रेशर ज्यादा है वो ज्यादा एन वैल्यू शो करेगा। सिंस द कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, द एन वैल्यू एट शैलो डेप्थ इज अंडर एस्टिमेटेड, इसलिए नेग्लेक्ट करते हैं, एंड एन वैल्यू एट लार्जर डेप्थ इज ओवर एस्टिमेटेड, ज्यादा मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो इफ एन नॉट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एसपीटी वैल्यू, ये ऑब्जर्व्ड एसपीटी वैल्यू है एन नॉट, देन एन वन इक्वल टू एन नॉट इंटू 350 बाई सिग्मा बार प्लस 70। ओके, सिग्मा बार क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस एट द टेस्ट लेवल, और एन वन क्या है, करेक्टेड एन वैल्यू ऑफ ओवरबर्डन। ओवरबर्डन करेक्शन विल नॉट अप्लाइड इफ इफेक्टिव स्ट्रेस एट टेस्ट लेवल इज ग्रेटर देन 280, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले रहा है भाई 350 और 70, 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज ए ओवरबर्डन करेक्शन। ठीक है, दूसरा जो करेक्शन है तुम्हारा वो है डायलेटेंसी करेक्शन, या फिर इसको हम वाटर टेबल करेक्शन भी बोलते हैं। सॉइल जब सैचुरेटेड होती है उस कारण से ये करेक्शन करना पड़ता है, वाटर टेबल करेक्शन या डायलेटेंसी करेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अप्लाइड टू ऑलरेडी करेक्टेड एन वैल्यू। किस पे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले एन वन पे अप्लाई करेंगे, एन नॉट पे नहीं। ऑलरेडी करेक्टेड एन वैल्यू फॉर ओवरबर्डन प्रेशर। डायलेटेंसी करेक्शन इज रिक्वायर्ड ओनली इफ, कब, जब n1 इज ग्रेटर देन 15 इन सैचुरेटेड फाइन सैंड। कहां पर, सैचुरेटेड फाइन सैंड एंड सिल्ट। ये चीज ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं आपको, मेंस में भी आपको ये कीवर्ड लिखना होगा। दैट इज व्हेन वाटर टेबल इज अबव टेस्ट लेवल, और वो भी कब, जब वाटर टेबल जो है टेस्ट लेवल के ऊपर है। मान लो दिस इज द लेवल ऑफ टेस्ट, अब वाटर टेबल यहाँ है लेकिन यहाँ तक तुमको पेनिट्रेशन करवानी है, तो हमको डायलेटेंसी करेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वाटर टेबल यहाँ है ना, तो हमको डायलेटेंसी करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इफ वाटर टेबल इज अबव द टेस्ट लेवल इन केस ऑफ सैचुरेटेड फाइन सैंड एंड सिल्ट, देन वी हैव टू अप्लाई डायलेटेंसी करेक्शन, एंड दिस डायलेटेंसी करेक्शन इज अप्लाइड when n1 value is greater than 15. n1 greater than 15 basically represent the dense sand which will have a tendency to dilate under rapid loading, undrained condition है ना, यहाँ पे undrained condition है, that is negative pore pressure will develop, hence observed n value will be more। समझ में आ रहा है? तो ये करेक्शन आपको अप्लाई करना है। ठीक है, करेक्टेड एन वैल्यू आफ्टर डायलेटेंसी करेक्शन क्या है, n2 इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला लिखना आपको, 15 प्लस हाफ n1 माइनस 15। दिस करेक्शन बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट फॉर फाइन डेंस सैंड, इनके लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? याद रहेगा, याद रखो, है ना, ये कंप्लीट थ्योरी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पढ़िए, एन अर्थ इम्बैकमेंट इज कॉम्पैक्टेड एट वाटर कंटेंट ऑफ 17%, इतना वाटर कंटेंट है, टू बल्क डेंसिटी ऑफ इतना, बल्क डेंसिटी का बात कर रहा है। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन इज 2.65, कैलकुलेट वॉइड रेशियो ऑफ द कॉम्पैक्टेड इम्बैकमेंट। ठीक है, W इक्वल टू WC इक्वल टू 17% प्लस गामा B इक्वल टू 1.9 ग्राम पर सीसी। ठीक है, और आपका GS स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज 2.65। अब वॉइड रेशियो क्या है ये बताओ। तो हमको मालूम है गामा बल्क इक्वल टू क्या होता है, गामा बल्क इक्वल टू G प्लस एस ई इंटू गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई।
ठीक है ना। हमारे पास एक फॉर्मूला है सहवाग वाला, E इंटू एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। तो इस फॉर्म में हम यहाँ पे डेटा पुट करते हैं, डेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब ई एस की जगह डब्ल्यू जी सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी कॉमन निकालो बाहर, ठीक है, 1 प्लस डब्ल्यू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, है ना। अब इसमें सारा डेटा तुमको नोन है, 1.9, ये जी का वैल्यू कितना, इधर लिखता हूँ, बगल में लिख देता हूँ, जी इक्वल टू 2.65, ठीक है, प्लस 1 प्लस 17/100 गुना गामा डब्ल्यू 1 ग्राम पर सीसी, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई अननोन, है ना, जो कि निकालनी है, मतलब इतना इक्वल टू कितना 1.9, ई का वैल्यू अननोन, सॉल्व करेगा कैलकुलेटर चलाएगा, ई का वैल्यू निकल जाएगा, तो यू विल गेट ई वैल्यू समथिंग, यहाँ पे जो आंसर निकलेगी आपको 0.632। समझ गया बाबू बात को, इजी इजी है। क्वेश्चन पढ़ो, 20 नंबर का क्वेश्चन है, 2007 एसएससी में पूछा गया था, इजी है, सिंपल है बट लेंदी है। ए 10 मीटर थिक बेड ऑफ सैंड इज अंडरलेन बाई लेयर ऑफ क्ले 6 मीटर। अंडरलेन मतलब क्या है, यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब ये है कि 10 मीटर का सैंड ऊपर है, नीचे है क्ले, ठीक है, मतलब ऐसा है। सॉइल प्रोफाइल अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये सॉइल प्रोफाइल ऐसा है, ठीक है, यहां से मान लो शुरू है, तो ये क्ले का लेयर है 6 मीटर का, 6 मीटर क्ले है, 6 मीटर क्ले है, और ये 10 मीटर सैंड है, टोटल 16 मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल का ये बात कर रहा है, ऊपर का 10 मीटर है, ये आपका सैंड है, दिस इज योर क्ले, ठीक है। द वाटर टेबल दैट वाज ओरिजिनली एट ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल तुम्हारा क्या हो गया, ये टॉप वाला प्रोफाइल जो यही ग्राउंड लेवल हो गया, है ना, और यहीं पर था आपका वाटर टेबल ओरिजिनली एट ग्राउंड लेवल इज लोअर्ड बाई ड्रेनेज टू ए डेप्थ 4 मीटर। मतलब आपने जब मतलब क्या किया, वाटर टेबल को लोअर किया गया 4 मीटर से, आपने ड्रेनेज किया, है ना, तो ये सैंड वगैरह तो क्या होता है, एक्वीफर होता है यार, तो यहाँ से आपने पानी निकाला तो वाटर टेबल लोअर होगा, तो वाटर टेबल 4 मीटर से रिड्यूस हो गया, है ना, तो ये 4 मीटर वाटर टेबल घट गया। ये वाटर टेबल का ओरिजिनल लोकेशन था 1 लोकेशन इनिशियली, लेकिन अब वाटर टेबल का ये सेकंड पोजीशन है, 2 पोजीशन, और ये डिक्रीज ऑफ वाटर टेबल कितना हुआ है बाई 4 मीटर, है ना, दिस इज योर सेकंड स्टेज। where upon the degree of saturation above lowered water table reduced to 20%। तो जब वाटर टेबल लोअर हो गई तो सैंड पहले सैचुरेटेड था, है ना, पहले पहला कंडीशन क्या था, पहले सैचुरेटेड था, सोचो वाटर टेबल 1 पे है तो पूरा सैंड सैचुरेटेड होगा, क्ले भी सैचुरेटेड होगा, लेकिन जैसे ही 4 मीटर लोअर किया गया तो जिस पोर्शन से पानी को हटा दिया गया वहां पे अब कंप्लीट सैचुरेशन होगी क्या, नहीं, कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ सैचुरेशन रिड्यूस हो गई होगी, तो कहां तक आ गई, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 20%। ये कह रहा है डिटरमाइन द इंक्रीज इन द इफेक्टिव प्रेशर कह लो, इफेक्टिव स्ट्रेस एट द मिड ऑफ क्ले लेयर ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। मतलब क्ले लेयर है 6 मीटर का, तो इसका मिड क्या हो गया, सेंटर 3 मीटर पे, है ना, ओके, दिस इज यहां से यहां तक 3 मीटर हो गया। तो इस लेयर पे, है ना, जब भी आप सेटलमेंट वगैरह या फिर और कुछ इस तरह का इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रेशर वगैरह निकालोगे तो मिड ऑफ क्ले लेयर हमेशा, है ना, यहाँ तो लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा रहता तो आप वही निकालते, ठीक है, हमेशा बाय डिफॉल्ट एजम्पशन रहती है मिड ऑफ क्ले लेयर पे कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर इफेक्टिव प्रेशर में क्या चेंज आया है, इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या चेंज आया है, इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब जब वाटर टेबल टॉप पे थी, लेट्स सपोज वो है सिग्मा 1 बार, जब वाटर टेबल आपका सेकंड स्टेज पे आया तो वो इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया मान लो सिग्मा 2 बार, है ना, तो ऑब्वियसली ऑन लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल योर इफेक्टिव स्ट्रेस विल इंक्रीज, है ना, तो इंक्रीज होगा मतलब सिग्मा 2 विल बी मोर देन सिग्मा 1, तो मैं ऐसे लिखता हूं कि सिग्मा 2 बार माइनस सिग्मा 1 बार, इसका वैल्यू कितना है, यही चीज पूछ रहा है, दिस इज योर डायग्राम एंड दैट इज दे आस्किंग। समझ में आया, ये एक डायग्राम बना सकते हो या फिर आप केस 1 केस 2 डायग्राम अलग अलग बना सकते हो, तो अलग अलग बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, अलग अलग बनाओगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। उसमें फिर सिग्मा 1 दिखा सकते हैं अलग कंडीशन के करस्पॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2 दिखा सकते हैं अलग कंडीशन के करस्पॉन्डिंग, है ना, लेकिन आपको मोटा मोटी आइडिया हो गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 हमको करना है बेसिकली। तो चलो एक एक कंडीशन को कंसिडर करते हुए कि एज्यूमिंग वाटर टेबल एट ग्राउंड लेवल,
उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं। फिर एज्यूमिंग वाटर टेबल एट दिस लोकेशन, मतलब लोअर लोकेशन 4 मीटर नीचे, वो कंसिडर करके फिर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं और आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल केस करके लेके चलते हैं। तो पहला केस, जब आपका जो वाटर टेबल है ग्राउंड लेवल पे है ना, ये सैंड और नीचे क्ले, क्ले के सेंटर पे, तो सेंटर मतलब 6 मीटर डेप्थ है तो 3 मीटर पे निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 1 बार इसको कह रहा हूं। तो क्या होगा, टोटल स्ट्रेस निकालेंगे सिग्मा 1, उसमें से घटा देंगे पोर वाटर प्रेशर U1, तो इट विल बी योर इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 1। नाउ देखो, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सैंड और क्ले दोनों आपको क्वेश्चन में दिया, लेकिन ग्राम पर सीसी में दिया है, तो हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 2.1 गुना 9.81 कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 20.601 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऐसा सिमिलरली क्ले के लिए 1.8 इंटू 9.81, 1.8 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 17.658 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब निकल गया। और वाटर का गामा डब्ल्यू आपको मालूम है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये मालूम है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा 1 बार निकालने के लिए टोटल स्ट्रेस, तो टोटल स्ट्रेस सिग्मा 1 एट मिड ऑफ क्ले इक्वल टू कितना होगा, गामा सेट सैंड इंटू 10 मीटर प्लस गामा सेट क्ले इंटू 3 मीटर, यही है टोटल स्ट्रेस। तो 20.601 इंटू 10 प्लस 17.658 इंटू 3 कितना हो रहा है, ये बन रहा है आपका 258.98 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। नाउ पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, अगर U निकालोगे इस लेवल पे, मतलब सेंटर ऑफ क्ले पे, U1 इक्वल टू क्या होगा, सीधा सीधा U1 इक्वल टू तुम्हारा सीधा सीधा कितना 13 गुना 9.81 है ना, 13 इंटू गामा डब्ल्यू। एक मिनट यार, इसको ऐसे लिखता हूँ 13 इंटू गामा डब्ल्यू, क्योंकि वाटर कॉलम कहाँ तक है, टॉप तक है, तो 10 मीटर सैंड में प्लस 3 मीटर क्ले में, तो 13 गुना 9.81 कितना हो जा रहा है, ये आ जा रही है 127.35, मतलब 13 इंटू 9.81 मीन्स 127.53 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लेंगे सिग्मा 1 बार इक्वल टू माइनस 258 से घटा दो 258.98, तो कितना आ जाएगा 131.45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा 1 इक्वल टू, या तो फॉर्मूला लिखे ही है सिग्मा 1 बार माइनस U1, तो वैल्यू पुट करके निकाल देना 131.45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया अपना केस 1 का सॉल्यूशन। अब केस 2, तो केस 2 में क्या हुआ है, वाटर टेबल आपका 4 मीटर नीचे आ गया है, तो यहाँ पे आपका आ गया वाटर टेबल। ठीक है, और ये है आपका ग्राउंड लेवल, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, और वाटर टेबल यहाँ पे आ गया, मतलब 4 मीटर डाउन, ये 4 मीटर है, तो ये कितना यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर होगा। ठीक है, तो ये जो 6 मीटर का सैंड है ये सैचुरेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे गामा सेट सैंड यूज होगा, प्लस ये जो क्ले का 3 मीटर का लेयर है ये भी सैचुरेटेड है, तो गामा सेट क्ले यूज होगा। नाउ ऊपर का जो 4 मीटर का सैंड का लेयर है वो सैचुरेटेड नहीं है, मतलब पार्शियली सैचुरेटेड है। यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको दिया हुआ है इस जोन में 20%, तो इसका गामा बल्क कितना है ये हमको निकालना होगा, है ना। इस जोन में सैंड का यूनिट वेट कितना है वो हमको पता करना होगा, उसका वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है डेटा याद करो, अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में डेटा केवल दिया है आपका किसका, गामा सेट सैंड, गामा सेट क्ले और गामा डी सैंड दिया है, ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंड दिया है। क्वेश्चन में जो डेटा दिया है गामा डी सैंड दिया है, और इसका वैल्यू कितना है 1.7 ग्राम पर सीसी दिया है। ठीक है, 1.7 ग्राम पर सीएम क्यूब या सीसी दिया है, लेकिन हमको चाहिए कितना
हमको चाहिए बल्क यूनिट वेट ऑफ सैंड करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 20%। अब यहीं पे ट्रिक है, यही एक कैलकुलेशन एक्स्ट्रा है, इसलिए इस क्वेश्चन का 20 नंबर वेटेज है। समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 2 बार कैलकुलेट करनी है, जो कि होगी क्या, टोटल स्ट्रेस सिग्मा 2 माइनस पोर वाटर प्रेशर U2। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं गामा बल्क सैंड, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन 20%। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, G प्लस SE गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। तो देखो अब इस क्वेश्चन में ना हमको G मालूम है ना E मालूम है, गामा W मालूम है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मालूम है, तो कैसे होगा कैलकुलेट? चलो इसको सिंप्लीफाई करो, G प्लस गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E प्लस SE गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, ऐसा लिखा जा सकता है। अब G गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E ये क्या है, गामा ड्राई सैंड, यही तो है गामा ड्राई सैंड, है ना? तो प्लस यहाँ क्या बच रहा है, S इंटू ई गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो मुझे किसी तरह से अगर इसका वैल्यू मालूम हो जाए, किसका, S इंटू ई गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसका वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? तो देखो यार, इसका वैल्यू मालूम करने के लिए ओके, मैं छोटा सा डेरिवेशन और करता हूं। गामा सेट का क्या फॉर्मूला है, गामा सैचुरेटेड स्टेट में, ठीक है, आप लिखोगे जी प्लस ई गामा डब्ल्यू, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई प्लस ई गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। अब ये देखो, ये तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, गामा ड्राई माइनस सॉरी गामा ड्राई प्लस ई गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ई गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई का वैल्यू हमको मालूम चल रहा है, और वो कितना है, गामा सेट माइनस गामा ड्राई अगर मैं करूंगा, सॉरी गामा सेट माइनस गामा ड्राई, तो हमको वैल्यू पता चल रहा है किसका, ई गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई का, ये वैल्यू हमको मालूम चल रहा है ना। गामा सेट माइनस गामा ड्राई अगर करूं तो मुझे ये वैल्यू मालूम चल रहा है, ई गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई का वैल्यू मालूम चल रहा है। तो अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं किसमें, हमारे पास अभी एक इक्वेशन हमने बनाया था, ये वाला देखो, ये वाला ध्यान से, ये इक्वेशन कौन सा, गामा बल्क इक्वल टू गामा ड्राई प्लस एस इंटू ई गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। तो मैं गामा बल्क सैंड इक्वल टू लिखता हूं यहाँ पे, गामा बल्क सैंड इक्वल टू गामा ड्राई प्लस एस इंटू ई गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई लिख सकता हूं, इक्वल टू गामा ड्राई प्लस एस इंटू ई गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई का वैल्यू क्या है, गामा सेट माइनस गामा ड्राई सैंड। अब ये सारा डिटेल तो हमको मालूम ही है ना बाबू, पुट कर देंगे, निकल जाएगा, पुट कर दो। गामा ड्राई कितना है सैंड का, क्वेश्चन में कितना दिया था, गामा ड्राई सैंड दिया था 1.7, पुट करो 1.7, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 20% मतलब 20/100, ठीक है, गुना गामा सेट सैंड का दिया है 2.1, तो 2.1 माइनस अगेन 1.7 करेगा तो अपना क्या वैल्यू निकलेगा, देखो। अच्छा, अब इसको हमको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बताना है, सॉरी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो इनटू ये पूरे से 9.81 को कर देंगे, तो सीधा आंसर निकलेगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। देखिए तो ये वैल्यू निकल रहा है तुम्हारा 17.4618 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इसको हमको यूज करना है, ठीक है, तो यूज करते हैं, और चलिए हम लिखते हैं वैल्यू किस चीज का, सबसे पहले सिग्मा 2 टोटल स्ट्रेस एट मिड ऑफ क्ले लेयर, है ना। तो टोटल स्ट्रेस एट मिड ऑफ क्ले लेयर क्या होगा, गामा बल्क ऑफ सैंड इंटू 4 मीटर प्लस गामा सेट सैंड इंटू 6 मीटर प्लस गामा सेट क्ले
इंटू सीधा करोगे, क्या करोगे 3 मीटर, पुट कर दो वैल्यू को चीजों को, क्या 17.464 इंटू 4 प्लस 20.6 इंटू 6 प्लस 17.66 इंटू 3, क्या आ रहा है वैल्यू 246.436 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया। 4 वाटर प्रेशर U2 इक्वल टू कितना 4 मीटर घट गई, तो 13 में से 4 मीटर घट गई है ना, तो 9 गामा डब्ल्यू, सीधी बात, और कुछ नहीं है। ठीक है, कितना होगा 9 गामा डब्ल्यू, 639, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 9.81, 90 से थोड़ा कम, मतलब 88.29 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? सो इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 2 बार इक्वल टू 246.436 माइनस 88.29, तो कितना बच रहा है 158.146। तो देखो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गया कि नहीं। सो एज वाटर टेबल reduces effective stress increases, so what is increase in effective stress, delta sigma bar is equal to sigma 2 minus sigma 1, जो कि है कितना 158.146 माइनस पहले कितना निकला था 135 से 131 कितना निकला था 131.45, तो इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इज नेट 26.696 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से समझे? चलिए ये वाला एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा सीधा पढ़ते हैं ताकि कुछ पॉइंट आपको याद आ जाए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 10 नंबर का एसएससी में। व्हाट सॉइल इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एम्बैंकमेंट सेकंड ए बिल्डिंग, है ना, 2 पॉइंट पूछा है, गिव डिटेल्स, डिटेल्स दीजिए। सॉइल इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताना है। Soil investigation required for construction of an embankment are following. Soil investigation are also called as geotechnical investigation. Represent a method of determining physical properties of soil at construction site. ठीक है, it is done to obtain that is useful for one or more of the following purposes. To select the type and depth of foundation for a given structure. To determine the bearing capacity of soil. To estimate probable maximum and differential settlement value. To establish, देखिए कीवर्ड क्या है बियरिंग कैपेसिटी, कीवर्ड क्या है सेटलमेंट, है ना। टू सेलेक्ट टाइप एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, टू एस्टेब्लिश द ग्राउंड वाटर लेवल, है ना, क्या है, ओके, वहां पे वो रीजन फ्लड प्रोन रीजन है कि नहीं, ये सब पता लगाने के लिए। टू डिटरमाइन द वाटर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। टू प्रिडिक्ट द लैटरल अर्थ प्रेशर अगेंस्ट रिटेनिंग वॉल एंड अबटमेंट, अगर बनाएंगे तो। टू सेलेक्ट सुटेबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक, ये सारा पर्पजेस है जिस कारण से हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ठीक है, पहला। आगे टू सेलेक्ट सुटेबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक, ये तो हो ही गया था। टू प्रिडिक्ट एंड सॉल्व पोटेंशियल फाउंडेशन प्रॉब्लम, है ना, मतलब कंस्ट्रक्शन में जो भी फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करने में जो भी प्रॉब्लम आ सकती है उस चीज को प्रिडिक्ट करके सॉल्व करना है। कोई सुटेबल टेक्निक वगैरह अडॉप्ट करना है तो कंसोलिडेशन करना पड़े तो वो करेंगे, समझ रहे, डीवाटरिंग करना पड़े तो वो करेंगे, ये सब चीजें। टू एसरटेन द सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब जो सॉइल का आप टेस्टिंग कर रहे हो वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उस पर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है कि नहीं, उसका सुटेबिलिटी चेक करना। टू इन्वेस्टिगेट द सेफ्टी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड सजेस्ट रिमेडियल मेजर, है ना, ये पर्पस है। कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है तो उसका सेफ्टी चेक करना, और अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है तो रिमेडियल मेजर क्या होगा ये बताना, है ना। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्टेजेस कौन कौन से, रिकॉग्निशन सर्वे, सबसे पहला सर्वे होता है। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन ए सब सरफेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। इट इंक्लूड विजिट टू द साइट एंड स्टडी ऑफ मैप, ठीक है, विजिट टू साइट, इसमें क्या होता है, साइट पे जाओ और मैप को स्टडी करो, एंड अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड। इट हेल्प इन डिसाइडिंग फ्यूचर प्रोग्राम ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन, स्कोप ऑफ वर्क, मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन टू बी अडॉप्टेड, है ना, टाइप ऑफ सैंपल टू बी टेकन एंड लैबोरेटरी टेस्टिंग। ये बेसिक बातें हम करते हैं जाके रिकॉग्नाइज सर्वे में, सबसे पहला स्टेप। फिर
प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन, फिर डिटेल एक्सप्लोरेशन। ये सब स्टेजेस जैसे सॉइल एक्सप्लोरेशन में यहाँ है, हाईवे में भी आता है। तो ये थ्योरी तो आपको याद रहना ही चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है हाईवे रिलेटेड पूछ ले, या फिर जैसे सॉइल मैकेनिक्स में ये पूछा है। Preliminary exploration. The main aim of preliminary exploration is to determine the depth, thickness, extent and composition of soil stratum at the site. Again, detail exploration. The purpose of detail exploration is to determine the engineering properties of the soil in different strata, है ना। उसकी अब engineering properties, okay, it include जैसे टेस्ट वगैरह हम क्या इंडेक्स प्रॉपर्टी निकालेंगे, वाटर कंटेंट के लिए निकालेंगे टेस्टिंग, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करेंगे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे उस पर्टिकुलर सॉइल का, ये सब चीजें ओके डिटेल एक्सप्लोरेशन में आ जाते हैं। फिर इट इंक्लूड द एक्सटेंसिव बोरिंग प्रोग्राम, है ना, एसपीटी वगैरह भी कर सकते हो, सैंपलिंग एंड टेस्टिंग इन लैबोरेटरी। आगे एसपीटी अभी हमने बताया था, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। सॉइल इन्वेस्टिगेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग बिफोर ए फाउंडेशन इज डिसाइडेड, it is necessary to determine the characteristics of soil at the site of construction. This is done by conducting soil investigation, planning the detail and sequence of operation, collection of soil sample from the field, conducting all field tests for determining strength and compressibility characteristics of soil, study of groundwater level condition and collection of water sample for chemical analysis. बस घुमा फिरा के लिख देना है। जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉइल इफ नेसेसरी, बस कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन का कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है, थ्योरी कैसे लिखते हैं याद रखनी है बस। टेस्टिंग इन लैबोरेटरी ऑफ ऑल सैंपल ऑफ द रॉक एंड वाटर, प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग एंड चार्ट, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। ध्यान रहेगा, याद रख लो, वीडियो पॉज करके रटो 5 बार 6 बार, याद करो, लिखो 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 बारंबार, ठीक है। ये थ्योरी आते हैं एग्जाम में। अब चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। हम सीरियली चल रहे हैं, देखो एसएससी का ये पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। ए पर्टिकुलर सैंड सैंपल ऑफ 250 ग्राम व्हेन सीव सक्सेसिवली, ये डिटेल है क्वेश्चन का, है ना, ये डिटेल है। आपको निकालना क्या है, फाइननेस मॉडुलस निकालनी है और कमेंट करनी है कि ये सैंड कैसा है, फाइन सैंड है, मीडियम सैंड है या कोर्स सैंड है। समझ में आ रहा बात। तो फाइननेस मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं, फाइननेस मॉडुलस होता क्या है, it is defined as sum of cumulative percentage retained on sieve of standard sizes divided by 100, है ना। जो मतलब डेफिनेशन लिखता हूं, it is defined as sum of cumulative percentage retained on the sieve of the standard size जिस पर sieve किया गया है divided by 100, sum of cumulative percentage retained, जितना रिटेन्ड हो रहा है उनका पूरा नेट ओवरऑल सम डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे, जो नंबर आएगी वही है फाइननेस मॉडुलस। एक टेबल है, बेस्ड ऑन टेबल मतलब उस फाइननेस मॉडुलस का रेंज का एक टेबल है, बेस्ड ऑन द डेटा आपको आंसर करनी है फाइनली। तो पहले तो फाइननेस मॉडुलस निकालो, कैसे निकालोगे, टेबल दिखाता हूं। तो ये रहा टेबल ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। फाइननेस मॉडुलस इज डिफाइंड एज सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन ऑन द sieve ऑफ स्टैंडर्ड साइजेस डिवाइडेड बाय 100। तो आपका आईएस sieve दिया था क्वेश्चन में, ठीक है, आईएस sieve दे रखा था। तो यहाँ तो टेबल में और ज्यादा नंबर ऑफ sieve दिखा दिया गया है, लेकिन आपको जितना क्वेश्चन में दिया गया है उतना ही दिखाना है, ज्यादा नहीं दिखाना है, ठीक है। तो जैसे यहां से शुरू करते हैं, कहां से, 10 mm। 10 mm में रिटेंशन कितना था, 0। 4.7 mm में रिटेंशन कितना था, 4.75 mm में। एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन में जहां से मैंने कॉपी किया है वहां पे sieve डिटेल रॉन्ग दिया गया है, ये आपका एक्चुअल sieve डिटेल्स, ठीक है, दिस इज योर एक्चुअल sieve डिटेल्स, है ना। जो sieve है उसका ये है आपका एक्चुअल डिटेल, क्लियर है। तो यहाँ पे ये डेटा आपको इनकरेक्ट है, कौन सा, ये, इसको काट दो, दिस इज योर एक्चुअल sieve डिटेल, ओके। नाउ देखो 4.75 mm पे आपका 10 रिटेन हो रहा है, 2.36 पे 15 रिटेन हो रहा है, 1.18 mm पे आपका 50 मतलब 50 ग्राम रिटेन हो रहा है। तो ये रिटेन आप जैसा दिया है वहां पे रिटेंशन इन ग्राम दिया है। फिर हम क्यूमुलेटिव रिटेन निकाल लिए, ठीक है, सबको ऐड करते चले, ये 10 यहाँ 15, 10 और 15 कितना 25, फिर ये 25 हो गया, 25 में 50 ऐड कर देंगे 75, ऐसा क्यूमुलेटिव रिटेन्ड ये ऐड कर दिए, टोटल
250 ग्राम का रिटेंशन आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना। अब आपको निकालनी है इसका परसेंटेज, क्यूमुलेटिव रिटेन का परसेंटेज। टोटल आपने कितना लिया है, टोटल आपने लिया है 250 ग्राम, है ना। तो पहले में रिटेन हुआ 10 ग्राम, फिर 25 ग्राम, फिर 75, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो ये 4%, 10%, 30%, 50%, 80, इनको ऐड करना है। ये टोटल कितने आ रहे हैं, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, आपको ये टोटल को ऐड करना है, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 274। देख लो भाई, ये आ गया ना, देखो ये 80 और ये 50 और 30, ये 80, 260, क्यों नीचे 100, 100 और 160, 260 प्लस ये 14, 274, तो 274 डिवाइडेड बाय 100, 2.74। तो ये निकल गया आपका सॉइल का फाइननेस मॉडुलस। तो ये टेबल आप ध्यान रखना, इस तरह से निकालते हैं, है ना। वेट रिटेन्ड, करस्पॉन्डिंग सीप साइज, वेट रिटेन, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का परसेंटेज, फिर परसेंटेज का सम करके डिवाइड बाई 100 करना है। अब 2.74 किस कैटेगरी में आता है, ये टेबल आप ध्यान रखना, ये वाला फाइन सैंड का कैटेगरी आता है, ये फाइननेस मॉडुलस का रेंज 2.2 से 2.6, मीडियम सैंड का 2.6 टू 2.9, कोर्स सैंड का 2.9 टू 3.2। तो अपना 2.74 है, मतलब ये आ रहा है 2.6 से ज्यादा, 2.9 से कम, मीडियम सैंड के कैटेगरी में। सो जो अपना सैंड है इट इज मीडियम सैंड। कमेंट लिख दिया, आंसर खत्म। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम कंटिन्यू रखेंगे, है ना, ऐसे आते रहेंगे क्लासेस। सॉइल निपटाएंगे पहले, सॉइल के बाद फिर नेक्स्ट हम फ्लूड उठाएंगे, फ्लूड के बाद फिर आरसीसी, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, फिर ट्रांसपोर्टेशन का करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर और स्टील का इंपॉर्टेंट करवा देंगे, जितना हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है ना, तो जितना हो सकता है उतना हम करवा देंगे, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग, ठीक है, प्यार दीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ इंप्रूव करें क्या। हाँ, इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है।